नमस्कार सभी को। आज की खास बातचीत में मेरे साथ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख श्रीमान पराग जी अभ्यंकर। भाई साहब, आपका बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्ते। भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में अनेक सेवा कार्य कर रहा है। वर्तमान में कौन से सेवा कार्य है जिनको प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक शुरुआती काल से ही समाज की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं। जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता रहती है उस प्रकार के सेवा कार्य वो शुरू से ही करते आए हैं। तो हमारा तो लक्ष्य है कि जो समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार की मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित रह गए, ऐसे सब लोगों के घर तक जा कर के, बस्ती तक जा कर के, गांव तक जा कर के उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, रोज़गार, इन सब दिशाओं में उनको अवसर मिले और वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक, ऐसे 4 आयामों में विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जा रहा है। संघ के सेवा कार्यों की विशेषता क्या है? सेवा कार्य तो सेवा कार्य ही है जी। और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की सेवा करते ऐसा नहीं है जी। समाज के अंदर हजारों साल से हमारे भारतीय जीवन पद्धति के अंदर परिवार से ही सेवा का भाव सदस्य को प्राप्त हो जाता है। और सेवा का मूल भाव जो प्राप्त होता है वो घर की माँ से प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। माँ को सेवा करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि मुझे भी कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन संघ का कहना यह है कि सेवा प्राप्त करने वाला हमेशा केवल सेवा प्राप्त करता ही रहे, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर संवेदना है, वो ज़रूरतमंद को देखता है, उसका भाव जागता है, तात्कालिक सहायता और सेवा कर देता है। लेकिन स्वयंसेवक की विशेषता क्या है? स्वयंसेवक की विशेषता है कि जिसने सेवा प्राप्त की है वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, समाज की मूल धारा के अंदर आ जाए, समाज में उसका सिंहत्व जागरण हो जाए। समाज के लिए मैं केवल सेवा प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि अपने पैर पर खड़ा होकर के कल से यदि योग्य हो जाऊं तो सेवा देने वाला तक बन जाऊं, ऐसा भाव सेवित जन के मन के अंदर निर्मित करना। तो संघ के स्वयंसेवक जो सेवा कार्य चलाते हैं उसमें विशेष रूप से इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारी सेवा से हाँ उसकी शक्ति बढ़े। वर्तमान परिस्थिति में देश के युवाओं में सेवा की दृष्टि से आपको कौन कौन सी संभावनाएं दिखाई देती है? देखिए, आज का युवा और पुराना युवा और उसके पुराना युवा युवा ही होता है, कालखंड परिस्थिति कोई सी भी हो। जी बिल्कुल। और इसलिए युवाओं के अंदर भावनाएं सदैव से समान रहती हैं। क्षमताएं जरूर बढ़ती चली जाती है, लेकिन क्षमता जो बढ़ती है वो पिछली पीढ़ी की तुलना में क्षमता बढ़ती है उसकी। तो संवेदनशील तो होता ही युवा, उसके सामने जैसी बातें प्रस्तुत की जाती है उसके आधार पर वो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करता है। और इसलिए हमने ऐसा देखा है कि जब युवाओं को ऐसे सब समाज का दर्शन कराया जाता है तो स्वाभाविक उसको लगता है कि इसमें मेरी भी कोई भूमिका है। तो आज हम देख रहे हैं कि संघ के प्रेरणा से जितने भी सेवा कार्य चल रहे हैं उसमें स्वयं होकर के सेवा प्रदान करने के लिए आगे आने वालों में युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। और इसलिए इस प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे तो युवाओं को अपने साथ जोड़ना, उनको परिस्थिति का ज्ञान कराना। तो उनको लगता है भी मैं यदि कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो कम से कम मैं ऐसे किसी को पढ़ा सकता हूँ जिसने 8वीं की भी परीक्षा नहीं पास कर पाया, 10वीं की भी नहीं कर पाया। तो अपने जितने भी सेवा केंद्र चलते हैं विशेष रूप से स्वास्थ्य, अपने शिक्षा से संबंधित, ऐसे शिक्षा से संबंधित सेवा केंद्रों में वो बस्तियों तक भी जाते हैं। वहाँ के बच्चों को वीकली में 1 दिन 2 दिन जाकर को बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें वो बड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं। अब युवाओं का योगदान कैसा है? एक तो ये हो गया कि प्रत्यक्ष जाकर के लोगों को बताना, पढ़ाना। अभी युवा आज का और तकनीक के साथ में चलने वाला है, तकनीकी के साथ में। तो हमें सुविधा यह है कि आज का युवा अपने तकनीकी ज्ञान का लाभ उठा करके भी दूरस्थ इलाकों तक, जहाँ पर सीधे वो ना पहुँच सकता हो,
ऐसी भी व्यवस्थाएं करते हैं कि यहाँ बैठ करके भी तकनीकी ज्ञान के द्वारा और दूरस्थ बैठे हुए लोगों के पास हम शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार की जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं। इसलिए युवाओं के पास में बहुत संभावना है। सेवा के भाव से वो इसको लेते हैं, अपने कर्तव्य के भाव से इस बात को लेते हैं। और कोरोना कालखंड के अंदर हमने देखा भी है कि युवाओं ने सब प्रकार से काम किया। जो युवा हमको लगता था कि अपनी सायंकाल कहीं चौराहों पर बिताता है या कहीं पब में बिताता है या कहीं केवल अपने मोबाइल में यूट्यूब पर ही बिताता रहता है, ऐसे कोरोना में ऐसे अनेक युवा हजारों की संख्या में समाज के बीच में गए, कठिनाइयों में उन्होंने उनका साथ दिया, सहयोग किया। तो ये युवा की आंतरिक शक्ति है, यही संभावना युवा के अंदर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। तो आपदाओं के समय संघ जो सेवा कार्य करता है और जब आपत्ति चली जाती है तो उसके बाद उसके जो निरंतर सेवा कार्य चलते हैं और उस आपदा के आने से पहले हाँ जी, उन सेवा कार्यों की आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो क्या प्लान करता है, क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? बराबर है। ऐसा है ना, आपदा कुछ कह करके तो आती नहीं। जी बिल्कुल। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपदा न आवे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आ गई तो सेवा करने के लिए जाएंगे ही। मैंने कहा ना, आपदा में सेवा करने का स्वभाव केवल संघ के संस्थक का नहीं, सामान्य हिंदू समाज के व्यक्ति का भी आपदा में सेवा करने का स्वभाव है। क्योंकि उसको बचपन से शास्त्रों में, परिवार में ये सिखाया गया है कि सेवा परमो धर्म। बिल्कुल। तो जो कष्ट में पड़ा दिखाई देता है उसकी सेवा करने के लिए वो दौड़ करके जाता है। लेकिन संघ के स्वयंसेवक समाज परिवर्तन की दृष्टि से सेवा कार्य भी करते हैं। और समाज परिवर्तन का यदि सेवा का काम करना है तो वो निरंतर प्रकार की सेवा का काम चलाने से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। आपदा की सेवा ऐसी रहती है कि आज आ गई तो आज जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर देना। समाज के सहयोग से स्वयंसेवक ये सब काम करता ही है। लेकिन यदि कोई आपदा नहीं है तो भी जो कष्ट में पड़े हुए हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, उनके पास तक निरंतर प्रकार के सेवा कार्य ले जा करके वो अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं। तो जैसे भाई साहब आपने ये बताया निरंतर जो कार्य, सेवा कार्य चल रहे हैं, ये आपने उनके बारे में एक प्रकाश डाला। एक एग्जाम्पल था कि बाढ़ आने वाली है, उससे पहले गांव खाली कराए गए, कहीं पे तूफान आने वाला है, उससे पहले संघ तैयार हो जाता है। वो मतलब किस तरीके से तैयारी होती है? ये इन दिनों में एक सुविधा हो गई है कि विज्ञान और तकनीक के ज्ञान के कारण से आजकल पहले मालूम पड़ जाता है, प्राकृतिक आपदाओं का पहले मालूम पड़ जाता है। जी। अचानक कोई घटना, दुर्घटना हो जाए, आगजनी हो जाए, उसका तो पहले पता लगता नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो वैज्ञानिक तकनीक के कारण पहले पता होती है। सरकारें भी उसके लिए प्रयास करती हैं। सरकार का भी एक डिपार्टमेंट है, वो उसके लिए अच्छा कार्य करता है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं, वहाँ के स्वयंसेवकों को इस बात के लिए तैयार भी किया जाता है कि जब इस प्रकार की सूचनाएं आती है तो तुरंत सरकार के साथ में मिलकर के काम करना। कोई सी भी सरकार हो, लेकिन जनहित में यदि आपदा के पूर्व लोगों को उस स्थान से हटाने की बात है, उनके लिए पूर्व से कुछ भोजन वगैरह तैयार करके रखने की बात है, उनके सुरक्षा से संबंधित कोई बात है, उनके यातायात से संबंधित कोई बात है, तो उन सब में संघ के स्वयंसेवक समाज के साथ में मिल करके, सरकार की योजना के साथ मिल करके, सिस्टम के साथ में मिल करके। और दूसरा आपने पूछा कि आपदा के बाद क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसी आपदा है उसके आधार पर निर्भर करता है ना। बहुत बड़ा नुकसान करके गई है, सब कुछ डिसमेंटल हो गया है, लोगों की खेतियां नष्ट हो गई है, ऐसा हमने देखा तमिलनाडु के अंदर और उड़ीसा के अंदर और केरल के अंदर बड़े साइक्लोन आए और लोगों के नारियल के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, पूरी खेती उनकी नष्ट हो गई, मकान भी नष्ट हो गए। केरल में जो बड़ी बाढ़ आ गई तो उसमें लोगों के घर बह गए। जी बिल्कुल। तो पहला होता है आपदा में त्वरित सहायता करना तुरंत। ठीक है। जो भोजन के रूप में हो सकती है, सुरक्षा के रूप में हो सकती है, दवाइयों के रूप में हो सकती है, पेयजल के रूप में हो सकती है, कपड़ों के रूप में कपड़े के रूप में हो सकती है। बिल्कुल। और तत्काल बाद में एक छोटी व्यवस्था रहती है जो आपने बताया, वस्त्र बह जाते हैं, बर्तन चले जाते हैं, खाद्यान्न नहीं रहता है तो फूड पैकेट पहुंचाने पड़ते हैं। ये सेकंड व्यवस्था रहती है। सामान्य समाज जनरली इतना करके अपने काम पे लग जाता है जी। लेकिन संघ के स्वयंसेवक इसके आगे का भी कभी कभी विचार करते हैं कि अभी इसके आगे तो इसके रोजगार चला गया, इसके पेड़ नष्ट हो गए, खेती नष्ट हो गई, मकान ढह गया,
तो ऐसे स्थान पर भी उनके लिए खेती के लिए उपयुक्त जो जो सामग्री है ऐसे समाज के माध्यम से एकत्रित करके उनका अपना व्यवसाय, उनके खेत, उनके मकान फिर से ठीक ढंग से बन सके, इसके लिए जितना संभव हो पाता है उतना करते हैं। क्योंकि आपदा में आई हुई जो कठिनाई रहती है उसमें नुकसान बहुत अधिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारें भी उसमें काम करती हैं, तो सरकार की योजनाओं में साथ देना और जो बहुत बड़ा समाज उसमें कुछ स्थायी रूप से सहायता करना चाहता है उनको लेकर के, जैसे गुजरात में जब भूकंप आ गया था हाँ। तो कई गांव संघ के स्वयंसेवकों ने मिल करके, समाज के सहयोग से मिल करके गांव के गांव बसाए, उनके मकान बना करके दिए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर जो तूफान आ गए तो उनके नारियल के पेड़ उजड़ गए थे। ऐसे लोगों को और नारियल के पौधे ला करके पुनः उनको स्थापित करने का भी काम संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के माध्यम से किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम मैं मतलब यही पूछना चाहती हूँ कि आप इतना सेवा का कार्य चारों तरफ देखते हैं और जैसा हम कहते भी हैं कि भारत के संस्कारों में ही सेवा है, अभी आपने भी बोला कि भारत के संस्कार में ही है सेवा। कोई ऐसी 3 बातें जो सर्वसाधारण मनुष्य ध्यान रखे और वो उन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए देश की सेवा में अपना योगदान करे। ठीक कहा आपने कि भारत के संस्कारों में ही सेवा है जी। और हम ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात बोली है कि भारत का वैशिष्ट्य क्या है, सेवा और त्याग। ये भारत का वो वैशिष्ट्य है जो दुनिया को शांति का मार्ग बताएगा। और विवेकानंद जी ने वही बात कही जो उनके पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने साधनारत होने के बाद जिस बात की अनुभूति प्राप्त की कि सभी जगत में एक ही जीव तत्व है और हमने एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सबके जीवन से हमारा जीवन है, वो चाहे मनुष्य का जीवन हो, चाहे जीव जंतुओं का जीवन हो, चाहे नदियों का जीवन हो, चाहे वृक्ष पौधों का जीवन हो, बल्कि पर्वतों का भी एक जीवन माना गया है और भारतीय संस्कृति में तो ग्रहों का भी जीवन माना गया। जी बिल्कुल। तो ऐसा एक छोटे से जीव से लगा कर से, पौधे से लगा करके ग्रहों तक का विचार करने वाला हिंदू संस्कार। तो सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना, ये उसके अंदर है, शास्त्रों के अंदर है। और इसलिए संस्कार तो है तो सेवा का काम तो करता है, पर दिखा कोई कष्ट में तो सेवा करता है। मेरे दरवाजे पर कोई आ गया तो मैं उसकी सहायता कर दूंगा, ये सामान्य हिंदू समाज का मानस है। कहाँ पर कष्ट में लोग पड़े हुए हैं वहां जाकर के ढूंढूं और सेवा करूं, ये सामान्य समाज का स्वभाव नहीं है। संघ के स्वयंसेवक ऐसा प्रयास करते हैं कि दूरस्थ इलाकों में जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है वहां जाकर के किसको सहायता की, सहयोग की, सेवा की आवश्यकता है वहां तक जाते हैं और वहां जाकर के उनकी सहायता करके उनको अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। तो संस्कार पहली बात है जी। त्याग उसमें बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ कहा गया है कि कितने भी आप ज्ञानी हो जाए, धनी हो जाए, मानी हो जाए, लेकिन जो सेवा है इससे वास्तव में अहंकार नष्ट होता है। सही। व्यक्ति के पास जो प्राप्त किया है ये मेरा अपना किसने है, ये तो भगवान ने दिया हुआ है। और किसके लिए दिया है? तो भगवान ने अपनी समस्त सृष्टि के लिए दिया हुआ है। तो अहंकार यदि नष्ट है तो फिर आप सृष्टि की चिंता कर सकते हैं। तो इसलिए सेवा से समर्पण, सेवा से त्याग, सेवा से ये आते हैं और सेवा से अहंकार का नाश भी होता है। और इसलिए हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि नेकी कर और दरिया में डाल। जी। तो सेवा करने के बाद ढिंडोरा पीटने का स्वभाव भारतीय समाज के अंदर नहीं है। और इसलिए आप जो सेवा करने वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या सेवा की तो बताने में बड़ा संकोच करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने सेवा की। सेवा करने वाला वास्तविक व्यक्ति ये कहता है मैंने अपने कर्तव्य की पूर्ति की है और मैं कितना कर्तव्य कर सकता हूँ, जितना भगवान ने मेरे को दिया है उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये सेवा करने वाले के पास में एक ये भाव रहता है कि मैं कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूँ, किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने कभी तुलसीदास जी और रहीमदास जी का एक वो सुना होगा कि रहीमदास जी हमेशा जो है और दान देने के लिए प्रयत्न करते थे, प्रतिदिन दान देते थे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई आप जब दान देते हैं तो आपके हाथ ऊपर होते चले जाते हैं और नैन नीचे क्यों जाते हैं? ऐसा तुलसीदास जी ने रहीमदास जी को कहा। अच्छा। आज के ज़माने में तो जो दान देता है उसकी गर्दन ऊंची होती जाती है, लेकिन रहीमदास जी ने कहा कि जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर होते हैं आपके नैन नीचे होते जाते हैं, ये क्या बात है? तो वो बोलते हैं तुलसीदास जी को कि मैं बात जानता हूँ कि देनहार कोई और है
और लोग मेरे पर भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, और इसलिए शर्म के मारे मेरी आंखें नीची होती जाती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ये जो एक संदेश दिया है कि सेवा करते समय विनम्रता होनी चाहिए, सेवा के समय उपकार का भाव नहीं, कर्तव्य का भाव होना चाहिए। और ये जो मैं सेवा कर पा रहा हूँ ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ, ये भाव जब अंदर रहता है तो ये सेवा हम निरंतर पूरे जीवन भर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सत्य। हाँ, मैंने कहा ना, हम कहाँ रहते हैं और हमारी क्या क्षमता है। ओके, ठीक है। एक बात तो हर कोई कहता है, पहला करता है हर काम। मेरे घर कोई आ गया, मेरे दुकान पर कोई आ गया तो वो भूखा या निराश नहीं जाएगा, ये सामान्य बात है। जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपदा आ जाती है तो हम सेवा करते ही हैं। कभी तीज त्योहार पर लोग और वस्त्र बांटने के लिए, मिठाइयाँ बांटने के लिए, है ना, पटाखे बांटने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए और ज़रूरतमंदों की बस्तियों में चले जाते हैं, ये दूसरा काम है। बिल्कुल, ये भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेवा करना है तो अवसर की तलाश क्यों करना है। बिल्कुल सही। सेवा करना है तो जो ज़रूरतमंद है उसको ढूंढना, उसके पास में जाना और उसकी खुशियाँ हमारे सहयोग से बढ़ाना और वो अपनी खुशियाँ स्वयं प्राप्त कर सके, इतना योग्य उसको बनाना। जी। तो इन तीनों में से जो हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। आपदा में तो करते ही है, घर आए हुए की, तीज त्योहार पर अवसरों पर जाकर के भी खुशियाँ बांट करके आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि हमारे पास भगवान का दिया है और आपके पास समय है और भाव है तो ज़रूरतमंद के पास तक जा करके उसका हाथ पकड़ करके उसकी सहायता करके उसको अपने पैर पर खड़ा करना, स्वाभिमानी बनाना, ये 3 प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।